नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने 8 अनुसूचियां पढ़ ली थी। ठीक है। अनुसूचियां क्या है? तो अनुसूचियां वो हैं जो संविधान में जो चीजें रह गई उनको हमने अनुसूचियों के माध्यम से संविधान में जोड़ा। जैसे कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ या देश का नाम क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। लेकिन हमने किसी भी आर्टिकल में राज्य की सीमाएं और राज्य के नाम का कोई अभी हमने वर्णन नहीं किया गया। उसमें हमारे संविधान में किसी भी आर्टिकल में जो है राज्य का नाम क्या है, राज्य की सीमा क्या क्या है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो हमने जो है अनुसूची जो है एक जोड़ी और उसके माध्यम से हमने जोड़ा कि 28 राज्य होंगे और उनकी क्या क्या सीमाएं होंगी, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे और उनके क्या क्या है सीमाएं या उनके क्या क्या क्षेत्र होंगे। ठीक है। इसी आधार पर जैसे हमने आर्टिकल में है हमारे संविधान में 346, उसमें आधिकारिक भाषा का जो है हमने वर्णन किया है कि आधिकारिक हमारे लिए भाषाएं होंगी संवैधानिक भाषाएं। लेकिन संवैधानिक भाषाएं कौन कौन सी होंगी ये हमने किसी भी आर्टिकल में नहीं किया था, ना उसका वर्णन है। तो हमने अनुसूची 8 के माध्यम से संविधान में जो है आधिकारिक भाषाओं को जोड़ा। कौन कौन सी आधिकारिक भाषा हैं तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाएं थी, उनको संविधान में पहले ही मूल संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 7 जो है भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन से? 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और एक 92वां संविधान संशोधन किया था। उसके माध्यम से हमने 7 भाषाएं जोड़ी, सिंध और जो है मैथिली सिंध, बाकी सारी थी जैसे मणिपुरी, नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। इस आधार पर हमने संविधान में जोड़ी थी। फिर कोंकणी भी जोड़ी थी। ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमने शपथ का प्रारूप देखा। जैसे आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है हमारे में संविधान में। आर्टिकल 69 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ दे रखी है। लेकिन संसद के जो सदस्य हैं, सांसद जिनको बोलते हैं, उनकी शपथ का कोई प्रारूप नहीं दे रखा है। तो हमने अनुसूची 3 जोड़ी। उनमें जो जो रह गए जिनकी शपथ का प्रारूप नहीं है, ऐसे संवैधानिक पद जिनकी शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया संविधान में, उन पदों की शपथ को जोड़ने के लिए हमने अनुसूची 3 जोड़ी। तो इसी आधार पर हमने अनुसूचियां जोड़ी। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची जो है क्यों जोड़ी गई? ठीक है। ये मूल संविधान में नहीं थी। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां 9, 10 और 11, 12 जो हमने संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में इनको जोड़ा गया। ठीक है। तो सरकार को क्या करना था? 9वीं अनुसूची लाने का पर्पस था कि जो संसद जो है हमारी हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कौन सा, कि जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त करना चाहती थी। ठीक है। कि जमींदारी व्यवस्था थी जो हमारे पुराने समय से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने भी उनको जमींदारी व्यवस्था को जो है खूब बढ़ावा दिया था। ठीक है। और हमारे जो किसानों को क्या होता रहा? शोषण होता रहा। किसानों के पास जमीन नहीं है। जमीन किसके पास है? जमींदार के पास। जमींदार के पास से क्या लेते थे किसान? टैक्स या फिर कुछ पैसे दे करके जो जमीन लेते थे और उस पर खेती करते थे। तो सरकार जो हमारा देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ उस समय हमारी सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करेंगे और जो भूमि सुधारों को लागू करेंगे। लेकिन हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ था आर्टिकल 31 में। ठीक है। तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 जुड़ा हुआ था और एक आर्टिकल 19F में भी जो है संपत्ति का अधिकार दे रखा था कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति रख सकता है। ठीक है। और अगर मूल अधिकार का मतलब है कि अगर इन मूल अधिकारों का कोई हनन होता है, व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उनका अगर हनन होता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर जो है निर्णय देंगे, जजमेंट देंगे कि भाई ये मूल अधिकार है और इनको जो है हमारे संविधान से मूल अधिकार प्राप्त है और इनको जो है व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। तो ऐसे में करना क्या था? करना था कि सरकार ने कहा कि हम एक ऐसी अनुसूची जोड़ते हैं, ऐसी अनुसूची जोड़ेंगे जिसमें कह देंगे कि भाई इस अनुसूची में हम जो कानून बनाएंगे उस पर जो है न्यायालय कोई भी समीक्षा नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची,
9वीं अनुसूची में ये जोड़ा, ये किसके द्वारा जोड़ी गई? संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन, पहला, ऐसे लिख लो, फर्स्ट संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब है कि हम जो है संसद में हम जो है संविधान में कोई चीज जोड़ते हैं या कोई चीज संविधान से हम हटाते हैं, तो संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, और संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, वो हम जो है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही है कि संविधान संशोधन किया गया पहला, यानी कि संविधान में क्या किया गया? चेंजिंग किया गया, तो संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। जो आजकल जो पार्टियां कहती हैं कि संविधान में क्या नहीं बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संविधान में शुरू से ही बदलाव, आर्टिकल हमारा 368 कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि हमारा संविधान ही संविधान में संशोधन करने की क्या देता है? शक्ति देता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान में बदलाव नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। वो कैसे कैसे है, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस हिसाब से हम जो है देखते जाएंगे कि कैसे कैसे संविधान में क्या करते हैं संशोधन। तो इसमें हम कहते हैं कि 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी गई और उसमें कहा गया कि पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? तो क्या करना था कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम, संसद द्वारा पारित या फिर बनाया गया कोई भी बनाया गया, पारित किया गया अधिनियम, कोई अधिनियम या कानून, विधि, कानून, अधिनियम या कोई कानून को 9वीं सूची में, यानी कि इस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची या इस अनुसूची में, इस अनुसूची में रखा जाता है, तो न्यायालय इसकी समीक्षा या पुनरावलोकन, न्यायालय पुनरावलोकन कन या समीक्षा नहीं कर सकता। तो इस अनुसूची को लाने का यही पर्पस था कि संसद जो अधिनियम या कानून बनाएगी और उस कानून को जो है इस अनुसूची में रख देगी, तो उसका क्या नहीं किया जा सकता? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि उस कानून के विरुद्ध जो भी बातें हैं उसके लिए न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसको लाने का मेन पर्पस था कि जमींदारी सरकार क्या थी कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना चाहती थी। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए लागू करना। क्यों लाया गया? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था को क्या करना है? समाप्त करना है, और भूमि सुधारों को क्या करना है? लागू करना है, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। तो मूल जो संविधान, जब ये अनुसूची बनाई गई तब इसमें कितने अधिनियम को रखा गया? पहले, ये तो कोई फैक्ट नहीं है, वैसे लिख लेते हैं, पहले इसमें 13 अधिनियम रखे गए। कालांतर में कितने? कालांतर में 284 अधिनियम रखे गए, अधिनियम हो गए, रखे गए।
ठीक है, तो ये बात थी इस अनुसूची की। फिर आता है, इसको हटा दें, फिर आता है एक केस आता है आईआर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु सरकार का 2007 में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय देती है कि जो अनुसूची है ये वाली 9वीं अनुसूची, इसमें जो है ये जो अधिनियम रखे गए हैं, ये अधिनियम अगर 24 अप्रैल 1977 से पहले रखे गए हैं, यानी कि जब केशवानंद भारती का जो निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को, अगर उससे पहले इस कोई भी अधिनियम इसमें रखा गया है तो उस पर न्यायालय कोई भी समीक्षा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अधिनियम या कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद में इस अनुसूची में रखा गया है तो क्या करेगी न्यायालय, उस पर जो है समीक्षा कर सकती है। न्यायालय का क्या है, क्यों वो डेट जो है केशवानंद भारती की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो है निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है न्यायालय जो है पुनरावलोकन की जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा है, इसलिए इसमें कहा गया आईआर कोहिलो वर्सेस आईआर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु सरकार। सरकारवाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई अधिनियम इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद रखा गया है, यानी कि केशवानंद भारतीवाद के बाद रखा गया है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि इसमें इस जो वाद आया था, केशवानंद भारती वाला विवाद आया था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी थी, मूल ढांचे की अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा, और उस अवधारणा के तहत कहा गया कि जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है, कोई अधिनियम कानून बना सकती है, लेकिन जो संविधान की मूल ढांचा है, संविधान की मूल प्रवृत्ति है, उसमें क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। और कहा गया कि जो न्यायिक समीक्षा है वो क्या है, मूल ढांचे की मूल ढांचा है। संविधान का मूल ढांचा क्या है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। तो इस आधार पर ये कहा गया और ये अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची की ये मेन बातें हैं। एक तो है ये क्यों कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया फर्स्ट जो संविधान संशोधन किया 1951 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। क्यों लाए गए, क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो न्यायिक इसकी पुनरावृत्ति जो है न्यायालय इसकी पुनरावलोकन नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरावलोकन ऐसे लिख देते हैं इसको, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त की, न्यायालय से, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यायालय से सुरक्षा न्यायालय से अधिनियम को सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, अब आएगी अगली अनुसूची, और अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में कहते हैं, एक तो ये लाई गई 52वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और ये किया गया 1985 में, और 1985 में जो है इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। तो इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। ठीक है, उसके आधार पर उसके द्वारा इसको जो संविधान में जोड़ा गया। फिर क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो दल बदल के आधार, इसमें क्या है, इसमें है कि सदन के जो सदस्य हैं उनको ऊपर जो दल बदल के आधार पर जो है उनकी सदस्यता जो है उससे संबंधित जो है प्रावधान किए गए थे इसमें। जैसे कि क्या था कि जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, यानी कि विधानसभा के जो है चुनावों में वोटिंग करते हैं, उसके द्वारा जो है हम अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। इसी आधार पर जो है हम जो लोकसभा का चुनाव होता है, जब हम जो है अपने वोटिंग के माध्यम से लोकसभा में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो हम जब वोटिंग करते हैं तो जब जो हमारे कैंडिडेट हैं जो खड़े होते हैं, किस पार्टी से किस दल से खड़े होते हैं, और निर्वाचन के बाद में जो है जैसे हमारे प्रतिनिधि जो है निर्वाचन के बाद में संसद में या फिर जिस सदन के सदस्य होते हैं लोकसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि पार्टी के जो है चेंज करते हैं। जैसे इस पार्टी के हैं, एक पार्टी के हैं, और वहां जाके चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार जो है अस्थिर हो जाती है। बार बार चुनाव भी होने का खतरा रहता है, अस्थिर सरकार रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है ये कानून बनाया गया। इसके आधार पर कहा गया कि जो सदन के सदस्य हैं, निर्वाचन के बाद जो सदन के सदस्य बनते हैं, सदस्य बन गए, उसके बाद में आप जो है दूसरी पार्टी के जो है सदस्य नहीं बन सकते। जिस पार्टी के हैं उसी आधार पर जो है वहां पर भी रहेंगे। अगर आपने जो है दल का जो बदल लिया, इसी को तो कहते हैं दल बदल। तो अगर आपने दल बदल लिया तो क्या होगा? तो आपकी सदस्यता जो है सदन की सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। सदन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो जो हम चुन के भेजते हैं वो हो गए, किसी पार्टी से खड़े होते हैं वो पार्टी के सदस्य। एक होते हैं निर्दलीय सदस्य जो किसी भी पार्टी से चुन के नहीं आते हैं, और एक होते हैं मनोनीत सदस्य, यानी उनको जो है चुना जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के जो है किसी भी सदन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं पार्टी के सदस्य, यानी किसी पार्टी से खड़े हुए कैंडिडेट और उनको जो है वहां पे जो है जीत के जो है सदन में गए। एक होते हैं निर्दलीय, यानी कि वो किसी भी पार्टी से जो है खड़े नहीं होते हैं, निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। और एक होते हैं जो चुनाव लड़ते नहीं है, उनको किसी पार्टी के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, दल बदल के आधार पर कानून है। दल बदल अधिनियम के आधार पर सदन के सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रावधान किए गए। सदस्यों की निरर्हता कह लो, सदस्यों की यानी कि यहाँ पे निरर्हता से संबंधित प्रावधान या सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रावधान किया है, प्रावधान है। ठीक है, इसको आयाराम गयाराम भी कहते हैं। अभी हम बताएंगे क्या है आयाराम गयाराम क्यों कहते हैं। तो ये है अधिनियम। जैसे
अगर किसी पार्टी का सदस्य है, जैसे कांग्रेस का है, चुनने के बाद में कांग्रेस का सदस्य जो है सदन में कांग्रेस का सदस्य है, और वो जो है बाद में या बीजेपी या किसी और सदस्य की जो है सदस्यता ग्रहण करते हैं, किसी और पार्टी की, किसी और दल की, तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, यदि कोई सदस्य निर्वाचन के बाद, यदि कोई सदस्य निर्वाचन के बाद, ऐसे नहीं, अगर कहेंगे कि यदि कोई सदस्य निर्वाचन के बाद, यानी कि चल ठीक है, ऐसी भी कह सकते हैं कि निर्वाचन के बाद किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण करता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि निर्वाचन के बाद दल बदलता है, निर्वाचन के बाद दल बदलता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि फिर वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि एमपी है कोई, जैसे मान लो कि हमारे जो है एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं कोई, और वो चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में जो है किसी अन्य दल की, कांग्रेस की या फिर किसी अन्य दल की जो है सदस्यता लेते हैं, तो क्या होगा, वो जो एमपी हैं उनकी जो है एमपी की सीट जो है खाली कर दी जाएगी, उनको एमपी की सीट से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यदि कोई सदस्य जो है निर्वाचन के बाद, चुनाव जीतने के बाद में किसी दल को बदलता है, जिस दल से चुनाव जीता है उस दल के अलावा किसी अन्य दल से जुड़ता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त की जाएगी। ठीक है, फिर तो एक तो हो गया जो पार्टी का सदस्य किसी पार्टी से चुनाव लड़के जीत के गया है। अगर निर्दलीय है, यदि निर्दलीय सदस्य किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त की जाएगी। यानी कि निर्दलीय सदस्य जो है वो फिर किसी पार्टी से नहीं जुड़ सकता, वो मंत्री बन सकता है लेकिन किसी पार्टी में नहीं जुड़ेगा, किसी पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। फिर एक बात और आती है, 3 प्रकार के होते हैं सदन में। एक तो होता है जो सदस्य पार्टी से चुनाव लड़के जीत के गया किसी भी पार्टी से, एक सदस्य वो होता है जो निर्दलीय खड़ा होकर निर्दलीय जीतता है, और तीसरा होता है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य ये क्या है, ये 6 महीने के अंदर जब ये इसको मनोनीत किया जाता है किसी सदस्य को, तो उस सदस्य को जब मनोनीत किया गया है उससे 6 महीने तक वो अंदर किसी भी एक दल का जो है सदस्यता ग्रहण कर सकता है, किसी एक दल की। ठीक है, और अगर नहीं की गई है, नहीं किया गया है, किसी दल को ग्रहण नहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो जिस दल ने उनको जो है मनोनीत किया है उसी की सदस्यता रहती है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है मनोनीत किया था, तो उन्होंने किसी भी दल को फिर जो है किसी भी पार्टी राजनीतिक दल को जो है सदस्यता नहीं ली थी। वो उनको जो है किसका सदस्य मान लिया गया, तो उनको जो है कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य जो है मान लिया गया। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर, इनको टाइम दिया गया है 6 माह के अंदर
किसी भी दल को, किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य, इसका इस आधार पर इसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, लेकिन 6 महीने के अगर बाद करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी करता है, किसी भी सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य किसी भी चुनने के बाद में 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को जो है ज्वाइन नहीं करता है, तो उसकी जो उसी पार्टी का जो मान लिया जाता है जिस पार्टी से उनको मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। तो ऐसे ही ये फिर अब इसमें एक मेन बात ये है कि ये जो दल बदल वाला कानून, जो अधिनियम, यानी कि 10वीं अनुसूची के आधार पर जो दल बदल वाला अधिनियम जब कब लगेगा, तो इसमें हर बार कही गई है कि सदस्य निर्वाचन के बाद, ये भी निर्दलीय सदस्य, ये भी कब है, निर्वाचन के बाद, और ये भी कब है, मनोनीत सदस्य, निर्वाचन के बाद। यानी कि इनका काम है केवल सदन के अंदर, सदन के अंदर ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो है राजस्थान में सचिन पायलट वाला जो खेमा है, सचिन पायलट के समर्थक जो थे विधायक, उनके ऊपर जो है गहलोत जी ने आरोप लगाया कि इन्होंने क्या किया है, पार्टी की, अभी हम पढ़ेंगे पार्टी विप क्या होती है, कि उन्होंने कहा कि पार्टी, चलो उसको पढ़ लेते हैं फिर उसको समझेंगे, ठीक है। एक है पार्टी विप। अगर कोई भी, पार्टी विप का मतलब है कि राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने जो है सदस्यों को, अपने अपने जो है विधायक हो या फिर एमपी हो, उनको नियंत्रित करने के लिए जो है एक विप जारी करती है, एक निर्देश जारी करती है, उसको बोलते हैं विप, यानी कि पार्टी की विप, ठीक है। यदि कोई सदस्य पार्टी विप का उल्लंघन करता है, नीचे लिख दूं, थोड़ा दिखेगा नहीं ना। यदि कोई सदस्य अपनी दल की विप का मतलब ये है कि जो वो घोषणा, जो वो नियंत्रित करते हैं, विप के निर्देशों का पालन नहीं करता है, और एक कंडीशन और है, 2 है इसमें, 2 कंडीशन है। एक तो पहले तो ये उसकी जो पार्टी की जो विप है उसका पालन नहीं करे, उसके निर्देशों का, और उसका राजनीतिक जो दल है उससे 15 दिनों के अंदर माफ नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये पार्टी विप केवल क्यों ली जाती है, क्योंकि जो अपने जो पार्टी के सदस्य होते हैं उनको जो है दिशा निर्देश पालन करने के लिए कि किस जो अधिनियम जो उसमें पार्टी विधेयक आते हैं सदन में जो विधेयक आते हैं उन पर जो है सहमति देनी है या सहमति नहीं देनी है, उनका विरोध करना है। तो ये क्या करती है, ये पार्टी जो है खुद जो निर्णय लेती है कि भाई इस पर समर्थन करना है, और जो है सारे जो उस पार्टी के सदस्य हैं उसको क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। यदि किसी सदस्य ने उन पर उस पार्टी के
जो निर्देशों की पालना नहीं करते हैं उसी को कहते हैं व्हिप, ठीक है। जो निर्देश देती है पार्टी उसी को कहते हैं व्हिप, ठीक है। अगर उसकी पालना नहीं करते हैं और उस विधेयक पर क्या करते हैं, असम विरोध कर देते हैं, तो क्या होता है, और उसका राजनीतिक दल जो है 15 दिन के अंदर में उसे माफ नहीं करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है अशोक गहलोत जी ने जो पायलट के जो समर्थक थे, जो उनके समर्थक विधायक थे पायलट के खेमे वाले, उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है पार्टी की व्हिप का जो है उल्लंघन किया है, पार्टी के जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो इस आधार पर जो है इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन इनकी समाप्त क्यों नहीं की गई पायलट के खेमों की, पायलट के जो समर्थक थे, जो विधायक थे उनकी, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ व्हिप कहाँ पे काम करती है, ये व्हिप जो है ये पार्टी के दिशा निर्देश हैं, इनका पालन सिर्फ कहाँ पे किया जाता है, सदन के अंदर। सदन के बाहर इनके पालन नहीं किया जाता है पार्टी के जो है, इसके आधार पर उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी अगर ये सदन के बाहर होता है तो, ठीक है। तो इस आधार पर वो बच गए थे। तो ये बात है। और एक बात ये कि जो सदन के अध्यक्ष और सभापति होते हैं वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको जो है क्या माना जाता है, एक किसी पार्टी का नहीं माना जाता है उनको, क्योंकि वो क्या होते हैं, सदन की कार्यवाही को जो है नियमानुसार चलाने का काम करते हैं, सभी को इसीलिए उनकी जो है सदन में जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो भी किसी पार्टी से तो चुन के जाते हैं। जैसे लोकसभा के जो है सदन के लोकसभा सदन के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला, और ओम बिरला जो है कोटा से चुन के आते हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, लेकिन उनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष बनने के बाद में वो क्या है, वो उस पार्टी के जो अध्यक्ष नहीं है, वो क्या है, सदन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है, यानी कि इन सदस्यों ने इन चीजों की पालना नहीं की है, इस आधार पर जो है इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय जो है सदन के सभापति या अध्यक्ष लेते हैं। और इनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। देखो क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं ये सभापति, जैसे लोकसभा में भी कौन है, जैसे हमारे सदन में केंद्र में 2 सदन है, ये है लोकसभा निम्न सदन जिसको बोलते हैं, और ऐसे को प्रचलित सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन, और एक है राज्यसभा, ठीक है। इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, 2 होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। इसमें भी इसमें होते हैं सभापति, उपसभापति। ठीक है, तो ये होते हैं अध्यक्ष और सभापति, ठीक है। तो ये क्या होता है इस समय पर जो है, अब कौन है, ओम बिरला, ये किससे हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति हमारे जो है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, तो धनखड़ साहब हैं। इसमें इसको तो छोड़ो, इसमें भी सेम है,
इसमें जो है ओम बिरला साहब हैं, एमपी हैं, और वो किससे हैं? बीजेपी से। बीजेपी से। तो कहा है कि भाई जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं, तो ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। फिर पद पर होने पर ये संबंध किसी भी पार्टी से नहीं होते। ये तो संवैधानिक रूप से ये किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो होते हैं। व्यवहारिक रूप से किससे हैं ये बीजेपी से सांसद हैं, क्योंकि बीजेपी से टिकट से जो है इन्होंने क्या सांसदी का जो चुनाव लड़ा और वहां से जीत के जो आए थे। तो व्यवहारिक रूप से तो ये बीजेपी के हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से क्या है ये अब जो है अध्यक्ष हैं, तो अब ये किसी भी पार्टी से नहीं है। तो ये निर्णय जो लेते हैं तो इसमें माना जाता है कि जो अंतिम निर्णय होगा सभापति और उपसभापति को होगा, यानी कि जो लोकसभा में है, जो पार्टी बहुमत में होगी तो उसी के आधार पर ये क्या होगा, यहाँ पे सभा का क्या होगा, अध्यक्ष, और अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। तो एक प्रकार से माना जाता है कि ये अंतिम निर्णय क्या होता है, जो बहुमत की सरकार होती है उसका निर्णय होता है। व्यवहारिक रूप से ऐसा माना जाता है। संवैधानिक रूप से जो है आप देख ही रहे हो कि संवैधानिक रूप से तो ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पद क्या होते हैं, ये पद किसी पार्टी संबंधित पार्टी दल से संबंधित नहीं होते हैं। तो इसी आधार पर एक जो है एक केस आता है और उसका नाम है किहोतो होलोहन वाद। कौन सा वाद? इस आधार पर एक वाद आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसको बोलते हैं किहोतो होलोहन वाद। उसमें कहते हैं कि भाई दल बदल के आधार पर निर्णय कौन लेगा, तो वो लेंगे सभापति और उपसभापति। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया किस विवाद में, किहोतो होलोहन वाद आता है 1992 में, ठीक है। और इसमें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि जो दल बदल के आधार पर सभापति और उपसभापति जो निर्णय लेते हैं, अब उनकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल के आधार पर सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अनुसूची 10। और एक बात और रहेगी इसमें, भूल गए थे हम, यहां पे लिख लेंगे कि जो है भूल गए थे, उसके लिए एक पॉइंट और है कि यदि किसी 3 आधार पर उसकी जो है 4 आधार पर, एक ये और 3 इधर लिखाई थी, 3 जो सदस्यों वाली और एक जो पार्टी विप वाली, 4 बातें लिखी थी। एक बात इसी में ऐड करेंगे कि अगर कोई पार्टी है, जैसे कोई पार्टी है और उसमें है 100 सदस्य चुन के किसी सदन में गए हैं। अगर इसी 100 सदस्यों से किसी पार्टी के 100 सदस्य हैं जो किसी सदन में हैं, तो इसमें से अगर 1, 2, 3 जैसे 10, 5, 15, 20 अगर इतने सदस्य जो किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, जैसे हम आम देखते भी हैं कि यहाँ की सरकार जो है बीच में से टूट जाती है क्योंकि इसमें से कुछ जो है सदस्य जो है दूसरी पार्टी से जुड़ गए। जैसे कि अभी एमपी का मामला था पिछली सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सरकार, उसमें से जो है सिंधिया जो खेमे के विधायक हैं वो बीजेपी में मिल जाते हैं और जो है वहां पर क्या बन जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है, उनकी सदस्यता भी चली जाती है। जो सिंधिया के जो खेमे के जो दल थे, वो विधायक थे,
वो टूट जाते हैं उसमें से, कमलनाथ सरकार में से, कांग्रेस की सरकार में से, और बीजेपी में जुड़ जाते हैं। बीजेपी की सदस्यता लेते हैं, फिर वहां से चुनाव लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वहां पे सरकार बनती है। ठीक है, सरकार बनती है। तो इसी आधार पर कहा कि अगर 2/3 सदस्य से कम सदस्य किसी पार्टी से टूटकर दूसरी पार्टी में जुड़ते हैं, तो उन सदस्यों की जो है सदस्यता समाप्त की जाएगी, समाप्त हो जाएगी सदस्यता। और यदि 2/3 सदस्य या उससे ज्यादा सदस्य टूटते हैं और किसी पार्टी में जुड़ते हैं, तो उन सदस्यों की जो है सदस्यता समाप्त नहीं होगी। उसको क्या माना जाएगा, उसको जो है पार्टी में टूट माना जाएगा। यानी कि देख रहे हो, कम से कम 66% सदस्य टूट रहे हैं, यानी कि पार्टी में से 66% सदस्य जो चले जाएंगे, तो उसमें क्या माना जाएगा, पार्टी में टूट मानी जाएगी। ठीक है, तो इसी आधार पर है, अगला पॉइंट है कि यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उसे पार्टी में या दल में टूट माना जाएगा, यानी कि विभाजन माना जाएगा। और इस आधार पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इस आधार पर समाप्त नहीं होगी यदि कितने 2/3 सदस्य टूटेंगे तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है। लेकिन ये जो सदस्य टूट रहे हैं, लेकिन ये सदस्य नया राजनीतिक दल नहीं बना सकते, नई पार्टी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि राजस्थान में जो है उसके जो बीएसपी के जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी है, उसके सदस्य जो है सारे के सारे किसमें मिल गए थे, कांग्रेस में मिल गए थे। तो उसको क्या मान लिया गया, पार्टी में टूट मान लिया गया, वो तो सारे सदस्य चले गए थे। तो इसी आधार पर है। ठीक है, तो उसको क्या मान लिया गया, पार्टी में टूट, और उनकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं की गई थी। आयाराम गयाराम इस कानून को क्यों कहते हैं, दल बदल को? क्योंकि जो आयाराम गयाराम है, उन्होंने एक ही में 4-5 जो है दलों की सदस्यता ग्रहण की थी। तो इसका दुष्प्रभाव भी है, इसीलिए तो इस कानून को लाया गया कि भाई आप जो है व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर क्या करते हैं, पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो पार्टी की जो है सरकार की अस्थिरता खतरे में आ जाती है, स्थिरता। तो इस आधार पर इस नियम को लाया गया था। अब जो है 2 अनुसूचियां और हैं, एक है 11वीं अनुसूची और एक है 12वीं अनुसूची। 11 और 12 अनुसूची लाई गई स्थानीय सरकार के लिए, यानी कि पंचायतों के लिए और नगरीय निकायों के लिए। ठीक है, यानी कि इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के माध्यम से स्थानीय सरकारों को। जैसे कि गांव में पंचायतें स्तर की होती हैं 3, गांव में, ब्लॉक में और जिला लेवल पर। ऐसे ही जो है शहरों में होती हैं नगर निगम वगैरह, 3 स्तर नगम में इसमें होते हैं, नगर निगम में। ये क्या है,
तो 11वीं अनुसूची में क्या है, स्थानीय सरकारें हैं। दूसरा इंक ले लेते हैं। 11वीं अनुसूची, तो इसको कैसे जोड़ा गया, इसको 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 1992 में के द्वारा। इसे जोड़ा गया, इसे संविधान में जोड़ा गया। लागू कब हुआ, तो 1993 में ये लागू हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, तो पंचायतों को जो है संवैधानिक जो दर्जा दिया गया और उनको शक्तियां और कुछ उत्तरदायित्व दिए गए, क्योंकि पहले जो है इनको शक्तियां नहीं थी पंचायतों के लिए, तो उस आधार पर पंचायतों को शक्तियां दी गई और उत्तरदायित्व दिए गए। ये क्या करते थे, जो है कार्यों का क्रियान्वयन करते थे। क्रियान्वयन करने का ही अधिकार दिया गया है इस पंचायतों को, ज्यादा अधिकार भी नहीं दिए गए लेकिन अधिकार दिए गए। ठीक है, तो पंचायतों को क्या किया गया, शक्तियां एवं अधिकारिता दी गई, उत्तरदायित्व। दिया गया। जैसे हमने पढ़ा था अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या पढ़ा था कि जो है केंद्र की शक्तियों को, राज्य की शक्तियों को और जो समवर्ती शक्तियां, उनको जो है हमने बांटा था कि क्या क्या विषय केंद्र के पास हैं, क्या विषय जो है राज्य के पास है और कितने विषय जो है उस समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसी में इसमें कहा गया, इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए, इसमें जो है 29 विषय पंचायतों को दिए गए। कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची, ऐसे 12वीं अनुसूची है, उसमें नगरीय निकाय को दिए गए थे। 12वीं अनुसूची जैसे जो है पंचायतों के लिए हम पढ़ेंगे, 9वां जो है भाग है उसमें पंचायतों को दिया गया है और उसमें आर्टिकल दे रखे हैं पंचायतों के लिए। इसके लिए जो आर्टिकल हैं ये है 243 से, यहाँ लिख ले अनुच्छेद, हम अभी पढ़ेंगे आगे वैसे, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, भाग 9, भाग 9 में दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे। और इनको जो है हम जब क्या पढ़ते हैं, स्टेट पॉलिटी में इनको पढ़ते हैं, जैसे कि हम राज्य पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अनुच्छेदों में हम इसको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, पंचायतों की व्यवस्था क्या है, क्या क्या होता है, क्या सब है, कितने स्तर पर हैं। ठीक है, उनको तो 12वीं अनुसूची, इसको जो है ये 73वां तभी जोड़ा गया, ये भी तभी जोड़ा गया, तो इसको 74वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। लागू कब हुआ, ये भी 1993 में से लागू। इसमें क्या है, इसमें नगरीय निकायों को, शहरों में जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनको
तो नगर पालिका, नगर नगर निगम को, निकायों को शक्तियां एवं उत्तरदायित्व दिया गया। संविधान में इसको इसका भाग भी 9 ही है। भाग 9 में 9A में। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल हैं इसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। इनको हम पढ़ेंगे, आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे इसको बकायदा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। और इसमें विषय कितने दिए गए? तो 18 विषय पर नगरीय निकायों को दिए गए कि 18 विषयों पर क्या ले सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं। 18 विषयों पर इनको शक्तियां दी गई। 18 विषय नगरीय निकायों को दिए गए। ठीक है, तो हमारी जो है अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं कहाँ से लेकर के? 1 से, जब हमने पढ़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, तो वहां से, और जो है 12वीं अनुसूची तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो है अब अनुच्छेदों को स्टार्ट करेंगे। संविधान में कितने क्या क्या अनुच्छेद हैं, तो 1 से 395 तक हम जो है कल से हम स्टार्ट करेंगे, जो है संविधान का भाग 1। ठीक है, जय हिंद।